हेलो नमस्कार छात्रों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 की अनिवार्य हिंदी की पुस्तक आरोह भाग 1 की कविता घर की याद, जो भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा रचित है, उसका अध्ययन कर रहे हैं। इसका कुछ भाग हमने पिछले वीडियो में देख लिया था। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर कक्षा 11 के जितने भी वीडियो हैं वो आप एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उससे आगे की कविता। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके, खूब मुकद्दर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर। मुकद्दर होता है एक व्यायाम करने का उपकरण है। मूठ उसके हत्थे को कहा गया है। इस प्रकार का होता है, ये लकड़ी का होता है। ये मूठ कहलाता है और ये पूरा क्या कहलाता है? मुकद्दर कहलाता है। कवि अपने पिता के बारे में बता रहा है कि आज वे गीता का पाठ करके और 260 दंड बैठक लगाकर, खूब मुकद्दर हिला लेकर, मूठ उनके मिला लेकर, 260 दंड बैठक लगाकर, मतलब देखो पिछले पद में बताया था कि वो बहुत ज़्यादा फुर्तीले स्वभाव के हैं, दौड़ लगाते हैं, बोलते हैं तो ऐसे लगता है जैसे बादल गरज रहे हैं। तो चुस्त और फुर्तीले स्वभाव के हैं। वो एक्सरसाइज भी करते हैं। पिता के बारे में वो बता रहा है कि मुकद्दर को दोनों हाथों से हिलाकर उनकी मूठों को मिलाकर, जब कि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे। जब वे नीचे आए होंगे अर्थात छत से नीचे आए होंगे तो उनकी आंखों में पानी आ गया होगा। नैन मतलब आंख जल से छाए होंगे। नैन जल से छाए होंगे मतलब उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे। वो मुझे याद करके बहुत ज़्यादा दुखी हो गए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। कवि कहता है कि आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और उसे अपने घर की याद सता रही है। चार भाई चार बहिनें, बुझा भाई प्यार बहिनें, खेलते या खड़े होंगे नज़र उनको पड़े होंगे। घर में चार भाई चार बहिनें, इसका जिक्र पहले भी हुआ है। भाई सुरक्षा के प्रतीक हैं, कर्मशील हैं, बलिष्ठ हैं, शक्तिशाली हैं और प्यार में बंधे हुए हैं। उनकी बहनें प्यार की प्रतीक हैं। कवि कहता है खेलते या खड़े होंगे नज़र उनको पड़े होंगे, कि उनको खेलते या खड़े देखकर, किसको? मेरी बहनों को और मेरे भाइयों को, जब वो नीचे आए होंगे एक्सरसाइज करके, गीता का पाठ करके, 260 दंड बैठक लगाकर जब वो छत से नीचे आए होंगे तो उन्होंने मेरे भाइयों को, बहनों को या तो खेलते हुए देखा होगा या खड़े देखा होगा। तो उन्हें खेलते और खड़े देखकर पिताजी को पांचवे की याद आ गई होगी। किसकी याद आ गई होगी? पांचवे की याद आ गई होगी। खेलते या खड़े होंगे नज़र उनको पड़े होंगे, उनको दिखाई दिए होंगे कि कोई खेल रहा है, कोई खड़ा है। जब पिताजी नीचे आए होंगे तो उनको मेरे भाई बहन खेलते हुए या खड़े हुए नजर आए होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण के लिए भी महसूस नहीं हुआ, वे पांचवे पुत्र का नाम लेकर अर्थात मेरा नाम लेकर रो पड़े होंगे। अर्थात सभी बच्चों को घर में खेलता देखकर वे मुझे याद करके बहुत ज़्यादा दुखी हुए होंगे। ये चित्र आप देख सकते हैं, कारावास का चित्र है। यहाँ पर जो कवि है वो ये बैठा है और अपने घर को याद कर रहा है। घर की याद आ रही है, बाहर बारिश आ रही है। ये देखिए बारिश का सीन दिखाया गया। जो अन्य कैदी हैं वो यहाँ पर, कोई बैठा है, कोई खेल रहा है, कोई बातें कर रहा है, लेकिन कवि दुखी स्वभाव से अपने घर को याद कर रहा है। आगे देखिए, पांचवा मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे प्यार में बहते रहें। कवि कहता है कि वह उनका भाग्यहीन पांचवा पुत्र है, अभागा पांचवा पुत्र है। वह उनके साथ नहीं है परंतु पिताजी को सबसे प्यारा है। पांचवा मैं हूँ अभागा, मैं पांचवा बेटा हूँ उनका, लेकिन मैं अभागा हूँ, भाग्यहीन हूँ। वह उनके साथ नहीं है परंतु पिताजी को मैं सबसे प्यारा हूँ। सोने पर सुहागा मतलब पिताजी के लिए मैं सोने पर सुहागा हूँ, सबसे प्यारा हूँ। पिताजी कहते रहें प्यार में बहते रहें। जब भी कवि के बारे में बात चलती है तो पिताजी प्यार में भावुक हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा, बंधा बैठा हूँ अभागा। स्वर्ण मतलब सोना
और सोने पर सुहागा का अर्थ क्या है? कोई भी व्यक्ति या वस्तु जो दूसरों से बेहतर होता है, अच्छा होता है, उसे कहा जाता है सोने पर सुहागा। आज उनके स्वर्ण बेटे, आज उनके अपने सोने जैसे बेटे भी उन्हें तुच्छ लगे होंगे उन्हें हेटे, हेटे मतलब तुच्छ लगे होंगे, बुरे लगने लग गए होंगे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अब्बा, क्योंकि उनका सबसे प्यारा बेटा जो कि मैं हूँ उनसे दूर हूँ और जेल में बंधा हुआ बैठा हूँ, अर्थात बंधनों में मैं जकड़ा हुआ हूँ। मैं चाहकर भी आज घर की तरफ नहीं जा सकता क्योंकि मैं यहाँ बंधन में हूँ। और माँ ने कहा होगा दुख कितना सहा होगा, आंख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। माँ ने पिताजी को समझाया होगा, जब पिताजी दुखी हो गए मेरे बारे में सोचते सोचते, याद करते हुए जब वे दुखी हो गए तो माँ ने उन्हें समझाया होगा, हिम्मत बंधाई होगी कि ऐसा करते समय उसके मन में भी बहुत दुख बहा होगा। जब मेरी माँ पिताजी को समझा रही होगी, हिम्मत बंधाने का काम कर रही होगी, तब मेरी माँ के मन में भी बहुत ज़्यादा दुख बहा होगा। और वह कहती है आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। वह कहती है कि भवानी जेल में बहुत अच्छा है, तुम्हें आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है, तुम क्यों दुखी हो रहे हो, जो भवानी तो बहुत अच्छा है। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारे लिए की ही है। वह आपके दिखाए मार्ग पर ही तो चला है, कोई गलत काम करके तो जेल में नहीं गया ना। वह आपके दिखाए मार्ग पर अर्थात स्वतंत्रता के लिए, भारत को आज़ाद कराने के लिए ही तो वो जेल में गया है। तो ये तुम्हारा दिखाया गया मार्ग ही है, तुम्हारी लीक पर ही चला है वो, इसे अपना उद्देश्य बनाकर गया है। और यह ठीक ही है कि यह तुम्हारी लीक ही है, यह तुम्हारी ही परंपरा है। लीक मतलब परंपरा, कि तुम्हारी परंपरा के अनुसार ही गया है। पाँव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। आगे माता पिताजी को समझाते हुए क्या कह रही है, यदि वह आगे बढ़कर वापस आ जाता तो यह मेरी कोख के लिए अर्थात मेरे मातृत्व के लिए शर्म की बात होती। इसलिए तुम्हें कमज़ोर होने की ज़रूरत नहीं है, यदि तुम रोओगे तो और बच्चे भी तुम्हें देखकर रोने लग जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आया होगा। बिना स्किप किए आप वीडियो को देखें, अन्यथा कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो लंबा हो रहा है, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।